हेलो गाइस, कैसे हो? आज वैसे मैं सोच रहा था वीडियो ना डालूं क्योंकि आज आया हुआ है ये क्वेश्चन का पार्ट वन इजी। और मोस्ट प्रोबेबली जब भी पार्ट वन आता है डेली क्वेश्चन में इजी में, तो अगले दिन इसी का पार्ट टू आता है। तो वन और टू का एक साथ वीडियो डालता तो वो मतलब कंप्लीट हो जाता क्वेश्चन एक ही बार में, है ना। तो मैं सोच रहा था आज वीडियो ना डालूं, बट फिर वो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा कल। तो इसलिए फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो आज वाला आज डिस्कस कर ही लेते हैं। So you are given an array nums of n integers and two integers k and x। ठीक है, तीन चीजें दी हुई हैं, एक वेक्टर दिया हुआ है nums नाम का, जिसमें इंटीजर्स हैं, n इंटीजर्स हैं, है ना। तो int k and int x, ठीक है, k और x का कुछ सिग्निफिकेंस होगा। ऑल के लॉन्ग सब एरेज की बात हुई है और x सम की बात हुई है। ठीक है, तो ये दो चीजें हम देखेंगे कि क्या है द x सम ऑफ एन एरे। तो किसी कंप्लीट एरे के लिए x सम का क्या मतलब है? काउंट दी अकरेंसेज ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स इन द एरे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी काउंट निकाल लो कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। कीप ओनली द अकरेंस ऑफ द टॉप एक्स मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट। मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट क्या? जो ज्यादा बार आ रहे हैं। टॉप एक्स मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट क्या? जैसे मैं अगर ये पूरा एरे ले लेता हूं, ठीक है, इस पूरे एरे को एक बार अगर हम देखें, अरे यार ये ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा क्यों आ जाता है। हाँ, तो अगर इस पूरे एरे को हम एक बार में देखें तो क्या होता है टॉप एक्स। तो मान लो एक्स की वैल्यू टू दी हुई है, ठीक है। तो इस एरे में देख लो वन कितनी बार आया, वन आया दो बार, थ्री भी दो बार, टू मेरे को दिख रहा है कि सबसे ज्यादा बार आया है। ठीक है, टू की अकरेंसेस सबसे ज्यादा है तो टू की फ्रीक्वेंसी हो गई थ्री। ठीक है, अगर मेरे को दिया होता एक्स इक्वल टू वन, तो टॉप एक्स मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाते? केवल टू आ जाता क्योंकि टू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू टू हो गई, मतलब कि टॉप टू मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। अब एक तो टू हो गया जिसकी फ्रीक्वेंसी थ्री है, उसके अलावा वन देखो, वन भी दो बार आ रहा है और थ्री भी दो बार आ रहा है। तो लेकिन मेरे को टॉप टू मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट लेने, तो एक तो मैं टू लूंगा क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तीन बार। अब वन और थ्री में से कौन सा लूंगा उसके बारे में इसने कुछ बोला हुआ है क्या? तो अगर हम बोलेंगे, हाँ लिखा हुआ है, इफ टू एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ अकरेंसेस। ठीक है, सेम नंबर ऑफ अकरेंस है, वन भी दो बार आ रहा है, थ्री भी दो बार आ रहा है। तो इस केस में क्या करना है, द एलिमेंट विद द बिगर वैल्यू इज कंसिडर्ड मोर फ्रीक्वेंट। तो जिसकी इनहेरेंट वैल्यू यानी कि वन और थ्री में से अब बड़ा कौन सा है, तो हम थ्री को ले लेंगे इस केस में, क्योंकि वन और थ्री बराबर टाइम्स अगर हो रहे हैं बट थ्री इज ग्रेटर देन वन, तो मैक्सिमम वाले को हम इस केस में ले लेंगे। कैलकुलेट द सम ऑफ द रिजल्टिंग एरे। ओके, सो इस अब इन टॉप एक्स मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स को लेके सम, क्या किस चीज का सम लेना है मेरे को, उतने ही एलिमेंट्स का सम दे देना है। तो x इक्वल टू टू में देखो क्या सम आ जाएगा, टू की वैल्यू थ्री है, टू टू टू, तो टू तीन बार आ गया तो छह, प्लस अब टॉप टू मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स हैं, एक मैंने ले लिया, दूसरा अब मैं वन और थ्री ले सकता हूँ, कौन सा वाला लूंगा, थ्री। तो थ्री कितनी बार आया, अगेन थ्री टू टाइम्स आया, थ्री इंटू टू सिक्स, तो सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्व। इस पूरे एरे में x इक्वल टू टू के लिए ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी को x सम बोला हुआ है। x इक्वल टू थ्री के लिए देखना क्या होगा, x इक्वल टू थ्री के लिए टॉप थ्री मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट, तो टू ले लिया। ठीक है, तीन बार आया मतलब टू, इन सबको बेसिकली कंसिडर कर लिया, तो छह आ गया। अब अगला थ्री लिया, थ्री से भी छह आ गया, प्लस अब वन भी दो बार आया हुआ है, वन ले लेंगे। ठीक है, बेसिकली इस फोर के अलावा सारे ही नंबर हमने ले लिए इस बार, और हमारा आंसर आ गया टॉप थ्री मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स के लिए, छः छः बारह और दो चौदह, फोर्टीन इसका आ गया। एक्स इक्वल टू फोर में क्या होता, फोर या फोर से बड़ा कुछ भी, एक्स इक्वल टू फाइव होता। ठीक है, अब इसमें तो फाइव डिफरेंट एलिमेंट्स हैं ही नहीं। ठीक है, तो टॉप फाइव मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स तो हो नहीं पाएगा, लेकिन तो फिर बेसिकली पूरा एरे ही कंसिडर हो जाएगा, तो इस पूरे का सम हो जाएगा इस केस में, है ना। तो ये चीज हमें करनी है, इसको हम बोल रहे हैं एक्स सम, किसी भी एरे का। ठीक है, अभी हमें एक्स सम किस चीज का निकालना है, हमें निकालना है देखो बोला भी है, इफ एन एरे हैज लेस देन एक्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इफ इट्स एक्स सम इज द सम ऑफ द एरे। ऑब्वियस सी बात है कि अगर चार यूनिक एलिमेंट्स ही नहीं है ना, तो चार मोस्ट फ्रीक्वेंट नहीं निकल पाएंगे, तो ऐसे केस में पूरे ही एरे का सम रिटर्न कर देना है। हमें लास्ट में रिटर्न करना है एन इंटीजर एरे आंसर ऑफ लेंथ n माइनस के प्लस वन। कहीं पे भी तुम n माइनस के प्लस वन देखो तो तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, वेयर आंसर i इज द एक्स सम ऑफ द सब एरे नम्स का i से लेके i प्लस के माइनस वन।
इसका क्या मतलब हुआ, इसी फर्स्ट वाले एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल में जो हमें k और x की वैल्यू दी हुई है, देखना सेम एग्जाम्पल है। तो k की वैल्यू 6, यानी कि अब मेरे को इस पूरे एरे को नहीं लेना, मेरे को इसके 6 एलिमेंट उठाने हैं केवल एक बार में। ठीक है, ये पूरा एरे है, ये पूरा एरे है, ये पूरा एरे है। ठीक है, मेरे को इसके 6 एलिमेंट उठाने हैं, मतलब मेरे को जो आंसर में देना है, इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी लेंथ है। ठीक है, तो n में अपनी तरफ से साइज निकाल लेता हूँ, इसका साइज हो गया 8, राइट। और मेरे को k उठाने हैं एक बार में, k कितना है 6। तो पहले मैंने 0 से लेके 6 इंडेक्स तक उठा लिया, इन दोनों को एक्सक्लूड कर लिया। उसके बाद मैंने 1 से लेके 7 इंडेक्स तक उठा लिया, पहले और लास्ट को एक्सक्लूड कर लिया। उसके बाद मैंने पहले दो को एक्सक्लूड कर लिया। ऐसे करके मैं जाता जाऊंगा जब तक मेरे को 6 साइज का मिल रहा है, बेसिकली किसी भी पोजीशन से स्टार्ट करके, है ना। तो n इक्वल टू 8 के लिए मेरे को कितने सब एरेज मिल जाएंगे, मेरे को मिल जाएंगे 8 -6 + 1। तो इसी चीज को n -k+1 को ही विंडो साइज या सब एरे साइज बोला जाता है। ठीक है, तो इतने सब एरेज मेरे को मिल जाएंगे। अब मेरे को पूरे एरे का एक्स सम नहीं निकालना, मेरे को ये जो आ रहा है इसका एक्स सम निकालना है। तो अब इसका एक्स सम देखो, पहले वाले का कितना निकल रहा है, पहले वाले का निकलेगा, एक्स सम क्या था रिकॉल करो, एक्स की वैल्यू 2 दी हुई है, यानी कि टॉप टू मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। इसमें टॉप टू मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट क्या है, 3 एक बार आ रहा है, 4 एक बार आ रहा है, तो 1 और 2 हो गए। तो 2 + 2 + 1 + 1 कितना हो गया, 6 हो गया। अगले वाले में टॉप टू मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, अब देखो इधर 2 आ गया, तो 2 की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ठीक है, यानी कि अब 2 की फ्रीक्वेंसी 3 हो गई, तो मेरे को इन तीनों को कंसिडर करना है। अब 2 के अलावा 1 3 और 4 तीनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, तीनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो मेरे को मैक्सिमम वैल्यू वाले को कंसिडर करना है, राइट। तो मैं 4 को जोड़ दूंगा। तो अब आंसर कितना हो गया, 3 2 हो गए 6 और +4 हो गया 10। ठीक है, तीसरे केस में मुझे क्या करना है, अगेन टॉप टू मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स, अब इस वाले सब एरे में। तो 2 की फ्रीक्वेंसी 1 2 3 अभी भी है, अब 3 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, है ना। तो मेरे को 2 मोस्ट फ्रीक्वेंट लेने हैं, एक मैंने 2 ले लिया, एक मैंने 3 ले लिया। आंसर कितना हो गया, 2 + 2 + 2 6 हो गया, और 3 + 3 6 अगेन, तो 12 हो गया। अब मेरे को आउटपुट क्या रिटर्न करना है, मेरे को ये जो एरे बना ये रिटर्न करना है, यानी कि मेरा आंसर इस केस में हो रहा है 6, 10, 12। तो बेसिकली मेरे को हर इस के लेंथ के सब एरे के लिए, के लेंथ के सब एरे के लिए एक्स सम करके उस लिस्ट को रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि हर सब एरे का एक्स सम कितना कितना आ रहा है, राइट। 6 10 12 ही था इसका आउटपुट, यस इसका आउटपुट 6 10 12 ही था। वैसे ही अगले वाले में देखो, अगला वाला एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, अगला वाला एग्जाम्पल सिंपली ये कहता है कि हाँ, हमारे पास एक 6 लेंथ का सब एरे है, k की वैल्यू 2 x की वैल्यू 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, राइट। अब मेरे को 2 2 के पेयर्स में करना है, पहले इन दोनों का किया, 3 और 8 और x की वैल्यू 2। अब मेरे पास दो ही साइज की विंडो है, ठीक है, और मेरे को टॉप टू मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स लेने हैं। तो मेरे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, मेरे को दिख रहा है k और x बराबर है। मेरे को अगर एक ही नंबर रिपीट भी होगा तो भी मेरे को पूरे एरे का सम करना है। दो ही साइज का सब एरे है और x की वैल्यू भी दो है, तो भी मेरे को पूरे का सम करना है। तो बेसिकली इसमें तो सिंपली मेरे को क्या कर देना है, 8 + 3 11 पहला आउटपुट हो गया। अगले दो नंबर्स 8 + 7 15, अगले दो नंबर 7 + 8 अगेन 15, अगले दो नंबर्स 8 + 7 अगेन 15, लास्ट में 7 + 5। क्योंकि देखो 7 + 5 में भी क्या है, दो साइज का सब एरे है, k इक्वल टू 2 सेटिस्फाइड है, x इक्वल टू 2 मतलब टू मोस्ट फ्रीक्वेंट, 7 की भी फ्रीक्वेंसी 1 है, 5 की भी फ्रीक्वेंसी 1 है। पहले मैं 7 को ऐड करूंगा ज्यादा वैल्यू वाले को, फिर मैं 5 को भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो ये इस केस में मेरा आउटपुट हो गया 11 15 15। ठीक है, यस। तो इस तरह से मुझे कुछ काम करना है। तो बेसिकली मुझे क्या क्या चाहिए, अब देखो एज अ ह्यूमन मैं इस प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक डाउन करूंगा। एज अ ह्यूमन मेरे दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि मुझे फ्रीक्वेंसीज चाहिए, फ्रीक्वेंसीज चाहिए एक विंडो की, पूरे एरे की नहीं, एक पर्टिकुलर विंडो की। यानी कि मुझे पूरे एरे पे ट्रेवर्स ना करके एक उसके किसी पार्ट पे ट्रेवर्स करके फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है, राइट। अब देखो इसमें या तो मैं ये करूं कि दो चीजें कर सकता हूं, या तो मैं इतने पार्ट पे ट्रेवर्स किया, एक खाली फ्रीक्वेंसी काउंटर था, इतने पार्ट पे ट्रेवर्स किया, फ्रीक्वेंसी काउंटर बनाया। फ्रीक्वेंसी काउंटर अगेन कैसे बनाएंगे हम, मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच क्या होगी, एक हैश टेबल या हैश मैप अनऑर्डर्ड मैप यूज कर लें, या फिर
अगर हमें कंस्ट्रेन में क्या दिया हुआ है, मुझे कंस्ट्रेन में दिया हुआ है कि मेरे पास 50 ही नंबर्स होंगे और नम्स आई यानी कि नंबर में जो मतलब लेंथ 50 डिफरेंट नंबर्स हो सकते हैं और वो नंबर्स कहाँ से कहाँ तक लाई कर सकते हैं, रेंज 1 से लेके 50 ही हो सकती है उनकी रेंज, है ना। तो मैं एक फ्रीक्वेंसी काउंटर 50 साइज का फिक्स साइज का भी डिफाइन कर सकता हूँ, है ना। मैंने 50 लेंथ की मेमोरी एक एलोकेट कर दी, ठीक है, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। जैसे ही मेरे को 1 मिला, मैंने यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट कर दिया। मेरे को 3 मिला, मैंने 3 इंडेक्स पे 1 इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। मान लो ये जीरो इंडेक्स्ड है तो मैंने 50 की जगह 51 लेंथ का इनिशियलाइज कर दिया, है ना। जीरो वाला मेरा खाली रहेगा क्योंकि मेरे को नंबर्स कहाँ से कहाँ तक मिलने वाले हैं, 1 से 50 तक, ठीक है। और 50 की जगह 51 स्पेस हो गया तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा वेस्टेज भी नहीं हुआ, ठीक है। ये कर सकते हैं या सिंपली i-1 पे इंक्रीमेंट कर दो, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को 3 दोबारा मिला तो मैंने 3 को अब इंक्रीमेंट करके 2 कर दिया, या तो मैं इस तरह से फ्रीक्वेंसी काउंटर बनाऊं, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि मुझे पता है कि मोस्ट प्रोबेबली जो है मेरे इसमें जो इनपुट होगा उसमें रेपिटिशंस होंगे, है ना। मुझे क्यों पता है, क्योंकि मेरे को करना ही वही है कि काउंट करनी है अकरेंसेस। तो जब मैं अकरेंस बोल रहा हूँ तो मतलब कोई चीज रिपीट हो रही है तभी मैं उसकी अकरेंस काउंट कर रहा हूँ। तो इस वाले केस में क्या होगा कि वाले ही 50 बहुत ज्यादा नहीं है बट इसमें भी बीच में बहुत ज्यादा जीरोस होंगे। तो अभी 50 में तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन मान लो ये बहुत बड़ी रेंज होती तो ये n के करस्पॉन्डिंग इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आ रही है ना। इसमें भी n के करस्पॉन्डिंग ही है वैसे ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बट ज्यादा n में इससे ज्यादा फर्क पड़ता। तो इससे बेटर है कि मेरे को केवल जो नंबर मिल रहे हैं मैं उनको ही स्टोर करूं, है ना। अब जैसे ये वाला इनपुट ही देख लो, इसमें मेरे को नंबर ही 1 से लेके 4 तक मिल रहे हैं, तो मैं क्यों 1 से लेके 50 तक स्टोर कर रहा हूँ। मैं सिंपल हैशिंग कर देता हूँ जिसमें मैं इस नंबर को की बना लेता हूँ और इसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू कर देता हूँ। 1 मिला, 1 के करस्पॉन्डिंग 1 आ गया, 1 फिर से मिला, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू अपडेट हो गई। 2 मिला, 2 यहाँ आ गया, 2 के करस्पॉन्डिंग एक आ गया, दोबारा 2 मिला, वैल्यू इंक्रीमेंट हुई। 3 मिला, 3 इनिशियलाइज यहाँ हो गया। 4 मिला, 4 मिल गया यहाँ, ठीक है। अब ये सब एरे कंप्लीट हो चुका है। अब इतने ही सब एरे में अब मुझे इन वैल्यूज को देखना है, इनमें मोस्ट फ्रीक्वेंट कौन सा है, उसमें से भी टॉप एक्स उठानी है। मान लो सबकी फ्रीक्वेंसी दो दो होती, ठीक है, या इसकी तीन है, इस सबकी अलग अलग होती, 4 3 2 1, ठीक है। ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद मेरे को उसकी टॉप कितनी उठानी है, टॉप 2 उठानी है इस केस में। तो ये काम मेरे को इसकी वैल्यू पेयर पे करना है। तो चलो एक काम करते हैं, कोड करना शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज जो हम करेंगे वो हम इस विंडो की ही ये विंडो के करस्पॉन्डिंग ये की वैल्यू पेयर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या ले लेता हूँ, मैं एक n ले लेता हूँ जो कि नम्स का साइज है, राइट। तो वेक्टर का साइज कैसे लेते हैं, इंट n इक्वल टू नम्स डॉट साइज, नम्स डॉट साइज मैंने ले लिया, ठीक है। अब मुझे कितने आंसर किस फॉर्म में रिटर्न करना है। सबसे पहले ये देखो आंसर क्या देना है, मेरे को देना है वेक्टर इंट देना है। तो मैं आंसर के लिए एक वेक्टर इंट सबसे पहले डिफाइन कर लेता हूँ जो कि अभी एम्प्टी है। लास्ट में मैं उसको यहीं पे लिख देता हूँ रिटर्न आंसर की, मैं उसको भूल ना जाऊँ, है ना। तो वेक्टर इंट लिखा, उसको प्रोसेस करूंगा, मैं आंसर में वैल्यूज डालूंगा, लास्ट में यही आंसर को रिटर्न में कराने वाला है, ठीक है। अब आंसर में कितनी वैल्यूज रिटर्न करानी है इस बार हमें दिमाग नहीं लगाना, इस बार क्वेश्चन ने बोला है रिटर्न एन इंटीजर एरे आंसर ऑफ लेंथ n माइनस के प्लस वन, ठीक है। n माइनस के प्लस वन बेसिकली ये देख लो, बेसिकली 6 और 6 लेंथ का है, 8 लेंथ का है और 6 साइज का सब एरे। तो 6 साइज के सब एरे कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे, या तो 0 से 5, या 1 से 6, या 2 से 7। 3 से 8 बनाने की कोशिश करोगे तो 8 तो इंडेक्स ही नहीं एग्जिस्ट करेगा, 0 से स्टार्ट हो रही है लिस्ट और 8 लेंथ की है तो इंडेक्सेस उसके 0 से 7 ही होंगे। तो इसी चीज को निकालने का तरीका हो जाता है n माइनस के प्लस वन। तो इतने मेरे को आंसर प्रोसेस करने हैं, ठीक है। तो सारे आंसर में प्रोसेस करने के लिए क्या करूंगा, हर आंसर को प्रोसेस करने के लिए ये की वैल्यू पेयर में बनाऊंगा, ठीक है। तो मैं लूप ही कितनी बार चला देता हूं, ठीक है। फॉर इंट i इक्वल टू जीरो से i लेस देन जीरो से शुरू हुआ है ना, तो n माइनस के प्लस वन, ठीक है। ये मैंने लूप चला दिया। अब जब मैं जीरो से शुरू करा रहा हूं तो जीरो से लेके यानी i से लेके i प्लस के तक मैं स्टोर कराऊंगा, ठीक है। ये चीज मैं स्टोर करा दूंगा किसमें, फ्रीक्वेंसी काउंटर में, ठीक है। तो चलो एक फ्रीक्वेंसी काउंटिंग के लिए डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं
जो कि है हमारा अनऑर्डर्ड मैप। मैपिंग करता है किसी भी की किसी भी वैल्यू से। तो अनऑर्डर्ड मैप किस किस के बीच में क्रिएट हो रहा है? एक इंटीजर का उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ, उसकी फ्रीक्वेंसी भी एक इंटीजर है, तो इंट कॉमा इंट टाइप का एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट हो गया जिसका नाम है फ्रीक्वेंसी, या एफ आर ई क्यू में दे देता हूँ। ठीक है, तो अब देखना क्या कर रहा हूं मैं। अब मैं सिंपली ये कर रहा हूं कि इस रेंज में, कौन सी रेंज में, आई इक्वल टू 0 से आई प्लस के तक के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, के एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, अभी देखो ये इसको हम ठीक करेंगे, मुझे पता है ये किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि ये बार बार होगा। तो क्या होगा बार बार कि मेरा ये फ्रीक्वेंसी काउंटर क्लियर करना है, मुझे इनिशियलाइज करते टाइम क्लियर करना है। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हाउ टू क्लियर कंटेंट ऑफ अ हैश मैप। या तो मैं उसे बार बार रीडिफाइन करूं, या उसके कंटेंट कैसे क्लियर करते हैं। मेरे को जावा की नहीं, सॉरी, मैं इन सी प्लस प्लस लिखना भूल गया। ठीक है, सी प्लस प्लस में अनऑर्डर्ड मैप के कंटेंट क्लियर करने के लिए सिंपली मैप डॉट क्लियर लिख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे पहले लूप के अंदर आते ही अपनी फ्रीक्वेंसीज को क्लियर करेंगे, क्योंकि हर सवेरे के लिए फ्रीक्वेंसीज चेंज होंगी, है ना। फ्रीक्वेंसीज को क्लियर किया, ऐसे ही करते हैं, यस, फ्रीक्वेंसीज को क्लियर कर दिया। अब क्या किया, फॉर, या फिर ऐसे कर लो, हाँ फॉर लूप ही चला दो। फॉर इंट जे इक्वल टू आई से लेके, मैंने क्या बोला, आई से लेके आई प्लस के तक, आई प्लस के इंक्लूसिव है ना। आई से लेके आई प्लस के तक कितने एलिमेंट्स हो रहे हैं, के प्लस वन एलिमेंट्स हो जा रहे हैं। तो आई जीरो है, तो हाँ, जे लेस देन आई प्लस के, जे लेस देन आई प्लस के और जे प्लस प्लस तक मुझे क्या करना है, मुझे इस फ्रीक्वेंसी काउंटर में अगर एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं कर रहा तो उसमें डाल देना है, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इंक्रीमेंट कर देना है। तो एग्जिस्ट कर रहा है हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो पहले रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। इफ फ्रीक्वेंसी का फाइंड करूं मैं, क्या फाइंड करूं, बेसिकली करंट वैल्यू जो आ रही है, करंट वैल्यू कहाँ से आ रही है, नम्स के आई से आ रही है, नहीं जे से आ रही है। फ्रीक्वेंसी डॉट फाइंड नम्स का जे, ये फाइंड करने पे अगर मुझे मिल रहा है फ्रीक्वेंसी डॉट एंड, है ना, फ्रीक्वेंसी डॉट एंड मिल रहा है, मतलब एंड तक जाने पे ये नहीं मिला, यानी कि नॉट फाउंड वाली कंडीशन मैंने ये लिखी। तो जब नहीं मिल रहा तो मुझे क्या करना है, फ्रीक्वेंसी में डालना है इसे। तो फ्रीक्वेंसी में डालने का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी का जे इक्वल टू वन कर देना है। ठीक है, और अगर मिल जा रहा है, ठीक है, तो एल्स में जाएगा, मतलब मुझे मिल रहा है तो फ्रीक्वेंसी के जे को जो भी था उसको इंक्रीमेंट कर देना। ठीक है, ये लूप चलाने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, एक अनऑर्डर्ड मैप आ जाएगा। तो एक बार अब मेरे को, हाँ, ये लूप चलाने के बाद मेरा क्या काम हो गया, मेरे हर एक सब एरे के लिए अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट हो गया। यानी कि इसके लिए फ्रीक्वेंसी काउंटर बन गया, इसके लिए फ्रीक्वेंसी काउंटर कैसा दिखता है, वन के आगे टू, टू के आगे टू, थ्री के आगे वन, बेसिकली वो नंबर और उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। ये अभी मेरा इस वाले केस के लिए बन गया। अब मुझे इसे प्रोसेस करना है। इसे कैसे प्रोसेस करना है, इसको मैं एज ए ह्यूमन कैसे देख रहा हूँ, मुझे बोला कि मोस्ट फ्रीक्वेंट, मोस्ट फ्रीक्वेंट के लिए मैं खुद क्या देख रहा हूँ, है ना। ऐसे सोचो कि मैं खुद भी तो ये फ्रीक्वेंसी देख के ही जज कर रहा हूँ कि कौन सा मोस्ट फ्रीक्वेंट है। यानी कि मेरे को इसके बेसिस पे सॉर्ट करना पड़ेगा, और जब मैं इसके बेसिस पे सॉर्ट करना पड़ेगा, सॉर्ट कर दूंगा, असेंडिंग में करूंगा तो मैं लास्ट से वैल्यू उठाऊंगा, डिसेंडिंग में करूंगा तो मैं फर्स्ट से वैल्यू उठाऊंगा। तो मैं पहले इसके बेसिस पे सॉर्ट कर दूंगा, अगर टाई होता है तो फिर मैं इसके बेसिस पे चेक करूंगा, है ना। तो इसी चीज को सॉर्टिंग में कैसे करेंगे, सॉर्ट करने से पहले अभी मेरे पास हैश के जो एलिमेंट्स हैं वो किस फॉर्म में है मेरे को पता नहीं है, और उसमें ट्रेवर्स कैसे करना है वो भी मुझे पता नहीं है। तो हैश के एलिमेंट्स को मैं सॉर्टिंग कैसे कर सकता हूँ वो चेक कर लेते हैं। सो हाउ टू ट्रेवर्स इन एन unordered map and then sort। ठीक है, in C++ you can traverse it, collect its elements and then sort them as needed by key or by custom rule। वही हमें कंपैरेटर फंक्शन मोस्ट प्रोबेबली बनाना पड़ेगा। ठीक है, अनऑर्डर्ड फैशन में स्टोर होता है, यस, ये तो मुझे पता था, बट
नॉर्मली अनऑर्डर्ड मैप में ट्रेवर्स करने के लिए ओके इसने पेयर ले लिया, ठीक है। तो पेयर का फर्स्ट और पेयर का सेकंड होता है, राइट। ट्रेवर्स इन दी अनऑर्डर्ड मैप। तो अनऑर्डर्ड मैप को इसने वेक्टर में ही स्टोर करा दिया, ये भी ठीक है। तो मेरा जब एक बार मैप क्रिएट हो चुका है तो मैं उसके सारे एलिमेंट्स को एक वेक्टर में स्टोर कर ले रहा हूँ। ये वाली अप्रोच मुझे अभी के हिसाब से ठीक लग रही है कि जहां मेरा ये फ्रीक्वेंसी काउंटर कंप्लीट हो गया, मैंने क्या किया, एक वेक्टर पेयर बना दिया जो कि एक की वैल्यू पेयर है, स्ट्रिंग नहीं, मेरा तो इंट कॉमा इंट का है। अगेन पेयर एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, मैं फर्स्ट डॉट सेकंड करके पेयर के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है। अनऑर्डर्ड मैप का नाम है मेरा फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में ट्रेवर्स किया मैंने और उसको वेक्टर बना दिया। इसी वेक्टर को मेरे को सॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ विंडो, ठीक है। मेरे को इस विंडो को सॉर्ट करना है उसके बाद, ठीक है। और विंडो को कैसे सॉर्ट करना है उसके लिए मेरे को एक कंपैरेटर फंक्शन चाहिए, ठीक है। इसने सॉर्ट बाय की किया है, हाँ वेक्टर को, ठीक है, सॉर्ट करके, और सॉर्टिंग के लिए इसने की दी हुई है, सॉर्ट बाय की किया हुआ है, ठीक है। तो हमें सॉर्ट बाय की नहीं करना है बेसिकली फिलहाल, हमें किस तरह से करना है वो, उसके लिए हम कंपैरेटर फंक्शन लिखेंगे। क्योंकि हमें पहले किसके बेसिस पे करना है, पहले की के बेसिस पे नहीं करना है, पहले मेरे को वैल्यू के बेसिस पे करना है, वो भी रिवर्स, और फिर की के बेसिस पे करना है। बेसिकली पहले तो वैल्यू देखो, फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे ज्यादा है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दो, और अगर दो लोगों की फ्रीक्वेंसी सेम है तो उसकी की देखो, उसमें जिसकी की बड़ी है उसको दो, और मेरे को पूरी चीज रिवर्स ऑर्डर में करनी है, ठीक है। तो वेक्टर की सॉर्टिंग के लिए कंपैरेटर, तो मैं यही चीज कर देता हूँ, यूज अ कंपैरेटर टू सॉर्ट वेक्टर पेयर बेस्ड ऑन second value and then on first value give overall descending result, ठीक है। तो ये मेरे को कंपैरेटर दे देगा कि सेकंड वैल्यू, यानी कि अभी मेरा की वैल्यू है तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे, और अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो की के बेसिस पे, ठीक है। तो इसने कंपैरेटर कैसा लिखा कि वेक्टर को सॉर्ट किया, ओके, वही सेम कंपैरेटर ही लिखा है इसने, ठीक है। कंपैरेटर मेरे को भी बहुत अच्छे से लिखना नहीं आता तो इसीलिए मैं कॉपी ही कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग नहीं लेना, ये स्ट्रिंग दे दे रहा है। कांस्टेंट पेयर स्ट्रिंग कॉमा इंट नहीं है मेरा, मेरा इंट कॉमा इंट है ना। तो एंड ए और एंड बी ये दो इंस्टेंसेस होती हैं इसी वेक्टर के, जो एलिमेंट्स हैं उनकी दो पेयर की इंस्टेंसेस ले ली, ठीक है। इन दोनों इंस्टेंसेस में क्या ऑपरेशन कर रहा है, अगर ए और बी बराबर नहीं है तो जो बड़ा है उसको पहले दे दो, और अगर बराबर हैं तो क्या होगा, अगर सेकंड पार्ट बराबर है तो फर्स्ट पार्ट, यानी कि अब केवल पहले वैल्यू को देखो, वैल्यू में जो बड़ी है वो बड़ी वाली पहले रिटर्न करो, ठीक है। अगर मैं इसी ग्रेटर देन को लेस देन करूं तो मेरा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा है तो इसलिए डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, ठीक है। तो वेक्टर को सॉर्ट कैसे करना है, वेक्टर के बिगिन से वेक्टर के एंड तक मेरे को पूरे ही वैल्यूज को सॉर्ट कर देना है, ठीक है। वेक्टर का नाम क्या है मेरा, यहाँ पे मेरे वेक्टर का नाम है विंडो, अरे हाँ, मेरे वेक्टर का नाम है विंडो, तो विंडो डॉट बिगिन से विंडो डॉट एंड तक मैंने सॉर्टिंग कर दी। अब सॉर्टेड ऑर्डर में मेरे को क्या मिल जाएगा, देखो ये जो मेरी चीज है, अब ये मेरे को किस तरीके से मिल जाएगी देखना। अब ये मेरे को मिल जाएगी 2,2 पहले, इसके बाद आ जाएगा 1,2, इसके बाद आ जाएगा 4,1, क्योंकि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी अगेन सेम है तो 4 बड़ा है तो 4,1, और ये आ जाएगा 3,1। तो इतना काम मेरा हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें से के एलिमेंट्स उठाने हैं, और अगर के एलिमेंट्स नहीं है तो सबका ही सम करा देना है। सबका मतलब किस चीज का सम,
दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, और फिर इनका सम करा देना। तो यही चीज मैं करता हूँ। ठीक है, यही चीज करने के लिए अब मुझे क्या करना है, मेरे पास विंडो में सॉर्टेड वैल्यू जो भी है वो आ चुकी है। तो अब इस सॉर्टेड वैल्यू, ये मैंने कहाँ किया है, ये मैंने फॉर लूप के अंदर ही किया है ना। ये कौन सा ब्रैकेट है, ये मेरे फॉर लूप का ब्रैकेट है, बाहर वाले फॉर लूप का ब्रैकेट है। ठीक है, और अंदर वाले फॉर लूप का ब्रैकेट कहाँ है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बनी, फ्रीक्वेंसी बनने के बाद विंडो बनी, विंडो सॉर्ट हो गई। ठीक है, विंडो सॉर्ट होने के बाद यहाँ पे काम होना चाहिए, इसकी फॉर्मेटिंग करो यार एक बार थोड़ा सा। हाँ, विंडो सॉर्ट होने के बाद काम कहाँ पे होना चाहिए, अब ठीक है। विंडो सॉर्ट होने के बाद यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, ट्रैवर्स करना है इसी विंडो के एलिमेंट्स में। और विंडो में कैसे एलिमेंट्स हैं, पेयर में एलिमेंट्स है, राइट। तो अब पेयर में ट्रैवर्स करो, मेरे को टेम्परेरी वैल्यूज चाहिए होंगी ऑब्वियसली। तो टेम्परेरी वैल्यूज मेरे को क्या क्या चाहिए, एक टेम्परेरी सम चाहिए, टेम्परेरी सम जो कि 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये भी एक इंटीजर होगा। ठीक है, इसके बाद मेरे को चाहिए एक इंटीजर और चाहिए, इसको मैं कह देता हूँ एक्स काउंट। ये भी 0 से स्टार्ट होगा, कि बेसिकली मैं कितनी वैल्यूज उसमें जोड़ चुका हूँ, है ना, कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज उसमें जोड़ चुका हूँ, ये भी मुझे चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है देखना, अब मुझे इसमें ट्रेवर्स करना है, ये विंडो में। ठीक है, तो विंडो में कैसे ट्रेवर्स करूंगा, फॉर, ठीक है, फॉर कह दो ऑटो पेयर, पेयर ऐसे मत लिखो क्योंकि पेयर जो है डेटा का भी, डेटा स्ट्रक्चर का भी नाम होता है। ऑटो की वैल्यू, या की वैल्यू नहीं, एलिमेंट कह दो, एलिमेंट इन विंडो। और ये डिसेंडिंग सॉर्टेड है अब विंडो, है ना। तो एलिमेंट जो पहला निकलेगा, ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे कब तक करना है इसमें ट्रेवर्स। ठीक है, अभी तो एक्स काउंट 0 है, मेरे को एक्स काउंट सेटिस्फाई होने तक इसमें ट्रेवर्स करना है। ठीक है, तो इफ एक्स काउंट इज लेस देन एक्स, ठीक है, एक्स काउंट, सॉरी मैंने पाइथन का सिंटेक्स लिख दिया, एक्स काउंट लेस देन एक्स है, तो मुझे क्या करना है, यानी कि मैं अभी एक वैल्यू और जोड़नी है, तो एक वैल्यू जोड़नी है किसमें, टीएमपी सम में वैल्यू जोड़नी है। तो टीएमपी सम में क्या ऐड हो रहा है मेरा, मेरे इस एलिमेंट में कैसे है, मेरे इस एलिमेंट में की और उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मेरे को जोड़ना है एलिमेंट डॉट फर्स्ट, जो भी वो नंबर था, मल्टीप्लाइड बाई एलिमेंट डॉट सेकेंड, जो भी उसकी फ्रीक्वेंसी थी, फ्रीक्वेंसी जोड़ दी, और एक्स काउंट में एक इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि एक यूनिक एलिमेंट में इसमें जोड़ चुका हूं। तो या तो सारे ही एलिमेंट में ट्रेवर्स होने तक ये लूप चलेगा, या फिर जैसे ही एक्स काउंट इसको एक्सीड कर जाएगा, इफ एक्स काउंट इज लेस देन एक्स, या जहां पे भी इक्वल भी हो गया, ठीक है, इक्वल भी हो गया तो क्या होना चाहिए, ये फॉर लूप जो है ब्रेक कर जाना चाहिए। तो बेसिकली मेरी एक्स ही यूनिक वैल्यूज इसके अंदर जाएंगी, ये भी मैंने यहाँ पे इंश्योर कर लिया, राइट। तो इतना काम हो गया। अब इतना काम करके मेरा टेम्परेरी सम क्रिएट हुआ है, आंसर में ये टेम्परेरी सम अभी तक नहीं गया है, क्योंकि अभी मेरा क्या क्रिएट हुआ, अभी मेरा जैसे इसका 6, 10 और 12 आ रहा था, तो अभी तक मैंने केवल ये 6 को क्रिएट किया है। अब इस 6 को मेरे को इस लूप के बाहर, कौन से वाले लूप के बाहर, ये जो फॉर लूप के बाहर आंसर में पुश बैक कर देना है, आंसर डॉट पुश बैक क्या, टेम्परेरी सम। ठीक है, आई थिंक मेरा कोड ऑल इन ऑल पूरा हो चुका है यहाँ पे। कंपाइल एरर, क्योंकि हमने आई को इंक्रीमेंट ही नहीं किया फॉर लूप में, बहुत बढ़िया, आई प्लस प्लस, और रॉन्ग आंसर, आउटपुट 9, 11, 13, हमारा आउटपुट थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है। थोड़ा सा ज्यादा क्यों आ रहा है, मे बी हमारे लूप में कुछ दिक्कत है। इसमें भी क्या थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, इसमें तो बहुत ही गलत आउटपुट आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, इसमें भी गलत आउटपुट आ रहा है। डिबगिंग चालू करते हैं,
डिबगिंग चालू करते हैं। फ्रीक्वेंसी ली, वेक्टर पेयर क्रिएट किया, विंडो बनाया, ठीक है। विंडो को सॉर्ट किया, विंडो को सॉर्ट करके एलिमेंट आया, टेम्परेरी सम क्रिएट हुआ। तो किस चीज़ की डिबगिंग करूं, मेरे को क्या गलत लग रहा है इसमें से। आई की वैल्यू 0 से कहाँ तक जाएगी, आई लेस देन एन माइनस के प्लस वन। एन कितना है 8, 8 - 6 कितना हो गया 2, प्लस वन कितना हो गया 3, तो 0 1 2, ये तो ठीक है। जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 0 है, तो जे लेस देन आई प्लस के, आई प्लस के कितना होगा 0 प्लस 6, तो 6 हो गया। जे की वैल्यू 0 से 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी में जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर पेयर, वेक्टर पेयर क्रिएट हुआ, विंडो फ्रीक्वेंसी। एक बार इस वेक्टर पेयर को प्रिंट करा के देखूं क्या ये सही क्रिएट हुआ। फॉर ऑटो एक्स कोलन विंडो, ये विंडो मेरे को चेक करना है कि सही से बनी कि नहीं बनी। सी आउट करो एक्स डॉट फर्स्ट और स्पेस देके एरो देके एक्स डॉट सेकेंड, सेकेंड के साथ कॉमा दे दो, ठीक है। तो ये मुझे बस चेक करना है कि ये सही से प्रिंट हुआ कि नहीं हुआ, है ना। और इसके बाद सी आउट कर दो एंडल, ठीक है। एक बार इसे रन करके देखते हैं कि क्या ये चीज़ सही बनी। 5 की फ्रीक्वेंसी 1, 4 की फ्रीक्वेंसी 1, 5 की फ्रीक्वेंसी 1 क्यों आ रही है, 5 तो है ही नहीं एरे में, है ना। 0 की फ्रीक्वेंसी 1, ये तो कुछ गलत ही बन रहा है। इस वाले में देखें तो भी कुछ गलत ही बन रहा है, ये वेक्टर पेयर गलत बन रहा है ना। तो ये वाला पार्ट गलत है, हैश मैप से वेक्टर पेयर बनाने का। कॉपी द एलिमेंट्स इनटू अ वेक्टर वाला पार्ट। अनऑर्डर्ड मैप ट्रेवर्सल इसने कैसे किया है। अ, अगर हम इसी को चेक करें कि क्या ये हमारा सही हो रहा है, अगर ये तो गलत हो रहा है, बट अगर ये सही हो रहा है तो हम इसी से कॉपी करवा लेते हैं, है ना। कि इसमें ट्रेवर्स करो, फ्रीक्वेंसी में ट्रेवल करो, ठीक है। पेयर का फर्स्ट, पेयर का सेकंड, अभी भी नहीं, हमारी फ्रीक्वेंसी में वैल्यू ही गलत जा रही है। ओके, आई थिंक आई गॉट इट। हम जो कर रहे हैं, बहुत छोटी सी मिस्टेक कर रहे हैं। हम ये मिस्टेक कर रहे हैं कि हम फ्रीक्वेंसी में क्या डाल रहे हैं, हम फ्रीक्वेंसी जे की इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हमें फ्रीक्वेंसी नम्स के जे की इंक्रीमेंट करनी थी। तो इसको ठीक कर देते हैं और अब रन करके देखते हैं। यस, एक्सेप्टेड। कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट सही आ रहा है 3 केसेस में। सबमिट मारते हैं, मोस्ट प्रोबेबली सबमिट भी एक बार में हो जाएगा। रन टाइम 10 ms के साथ, रन टाइम ऑप्टिमाइज। अब देखो, मैं इसकी बात करूंगा रन टाइम ऑप्टिमाइज करने की, क्योंकि यहाँ पे हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हमारा जो ये है फ्रीक्वेंसी वाला जो काम हो रहा है, फ्रीक्वेंसी क्लियर हो रही है हर लूप के अंदर। लूप कितनी बार चल रहा है, n-k+1 टाइम्स ये आउटर लूप चल रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो आउटर लूप चला मेरा n-k+1 टाइम, ठीक है। n-k+1 टाइम मेरा आउटर लूप चला, और उसके अंदर क्या क्या हुआ वो देखना एक बार, क्योंकि इसमें काफी सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं ना। हैश मैप भी क्रिएट हो रहा है, सॉर्टिंग भी हो रही है, सब चीज हो रही है, ठीक है। तो n माइनस के, यार टेक्स्ट से ही लिखता हूँ, काफी चीजें लिखनी है। तो हाँ, आउटर लूप चला मेरा n-k+1 टाइम, है ना। ये मेरा आउटर लूप है कि कितने टाइम मेरे सब एरेस के लिए चल रहा है, इनटू अब उस लूप के अंदर क्या हो रहा है, उस लूप के अंदर पहले तो फ्रीक्वेंसी काउंटर क्रिएट हो रहा है, कितने
यूनिक एलिमेंट्स का के यूनिक एलिमेंट्स का फ्रीक्वेंसी काउंटर क्रिएट हो रहा है, प्लस फ्रीक्वेंसी काउंटर क्रिएट होने के बाद ये हुआ फ्रीक्वेंसी काउंटर क्रिएट, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये वेक्टर पेयर क्रिएट हुआ, ये भी अगेन के टाइम में हो जाएगा कि फ्रीक्वेंसी जितनी भी हैं उनको इसमें कन्वर्ट कर दो, वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद जो ये सॉर्टिंग हो रही है, ये सॉर्टिंग कितने टाइम में होगी, सॉर्टिंग में मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होंगे। मान लो हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी एक है, तो सॉर्टिंग में कितने के डिस्टिंक्ट एलिमेंट आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा के डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आ गए, तो सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, के लॉग के, ठीक है। ये अंदर वाले इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर से किस में ट्रेवर्सल हो रहा है, सॉर्ट करने के बाद फिर से इसी विंडो में ट्रेवर्स कर रहा है, और विंडो का अगेन मैक्सिमम साइज, सॉर्टिंग में के लॉग के लग रहा है, तो विंडो भी के ही साइज की मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है। तो इन सारे ऑपरेशंस में और फिर आंसर में पुशबैक, ये तो ज्यादा टाइम नहीं लेता है, तो सिंगल ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये जो चीज हो रही है, इसको अगर देखोगे के लॉग के, और अगेन के में से सबसे बड़ा टर्म कौन सा है, सबसे बड़ा टर्म है यहाँ पे के लॉग के, है ना। तो अंदर वाली चीज की कॉम्प्लेक्सिटी हो गई के लॉग के। और अब बाहर वाले को देखते हैं एन माइनस के प्लस वन, तो इसको हम एन लेंगे कि के लेंगे, तो इसके लिए हम जाएंगे कंस्ट्रेन पे, कि कंस्ट्रेन क्या दिया हुआ है कि n तो 50 तक होगा और k हमेशा n से छोटा होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर n बहुत बड़ा है तो k उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा हो सकता है, तो इसको कहीं ना कहीं n माइनस के प्लस वन को हम शॉर्ट एंड करके क्या ले लेंगे, n ले लेंगे। यानी कि ओवरऑल जो हमारे इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है, वो बन रही है n टाइम्स k लॉग k की, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्सिटी तो अभी हम और रिड्यूस नहीं कर सकते, बट हम क्या रिड्यूस कर सकते हैं, देखना कि ये जो फ्रीक्वेंसी काउंटर है, इसको थोड़ा सा हम फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार ट्रेवर्स करने पे ना मेरी सारी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि देखो जब मैं इस पे था तो एक सेट ऑफ फ्रीक्वेंसी बनी, ठीक है। जब पहला एलिमेंट हटा तो इस नंबर की फ्रीक्वेंसी एक कम हुई, है ना। अगले वाले में देखना जब मैं यहां गया तो ये बीच का पार्ट तो सेम ही रहा, केवल इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई और ये टू की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यानी कि दो ऑपरेशन हुए। हर स्टेप में देखना दो ही ऑपरेशन होंगे, एक की कम होगी एक की बढ़ेगी, एक की कम होगी एक की बढ़ेगी। तो इसलिए मेरे को फ्रीक्वेंसी काउंटर को पूरा रीसेट करके चलाने की जरूरत नहीं है। हर बार जब मैं लूप में जा रहा हूं तो मेरे को फ्रीक्वेंसी किसी एक की कम करनी है और किसी एक की बढ़ानी है, यानी कि इस पूरे को ना चला के मेरे को क्या करना है, देखना मैं ये चीज सिंगल टाइम कर सकता हूँ, ये अभी फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि एन 50 तक ही है, बट एन की बड़ी वैल्यूज के लिए ये चीज, यानी कि कल के पार्ट में भी ये चीज बहुत अंतर लाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं लूप से बाहर फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ, ठीक है। हाँ, तो मैं लूप से बाहर फ्रीक्वेंसी निकाल लेता हूँ, कहाँ तक कि पहले के एलिमेंट्स की। तो यही चीज मैं लूप के बाहर कर देता हूँ कि जीरो से लेके जीरो से लेके के तक के, यानी कि पहले के एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी लूप के बाहर निकाल दो, ठीक है। और फिर क्या करो, जब तुम लूप के अंदर आए तो लूप के अंदर बाकी काम तो नॉर्मली होगा, वेक्टर तो वैसे ही क्रिएट होगा, ठीक है। बाकी काम सेम होगा, बट क्या चेंज होगा कि लूप के अंदर आने पे अब i इक्वल टू जीरो पे तो मुझे कोई चेंज नहीं करना, आई जीरो नहीं है, इफ आई इज, क्योंकि जीरो के लिए तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, है ना। लूप के बाहर ही मैंने निकाल के रख ली। आई इज नॉट इक्वल टू जीरो में मुझे क्या चेंज करना है कि एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी डालनी है और एक वाले की हटानी है। तो किस वाले की हटानी है, फ्रीक्वेंसी कम करनी है मुझे नम्स के आई की, या आई माइनस वन की। आई अगर जीरो है तो नहीं करनी, आई अगर वन है तो मेरे को जीरो वाले को हटा देना है, यानी कि नम्स के आई माइनस वन की फ्रीक्वेंसी को कम कर दिया, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर दी, ठीक है। और दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, इसी में आई इज नॉट इक्वल टू जीरो में किसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, आई प्लस के एलिमेंट की। यानी कि जब आई की वैल्यू वन होगी तो आई की वैल्यू वन होने पे मेरा इतना पार्ट ऑलरेडी है फ्रीक्वेंसी काउंटर में, मेरे को इसकी बढ़ानी है, ठीक है। आई की वैल्यू है वन, तो वन प्लस के करूंगा, के कितना है सिक्स, वन प्लस टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि पांच ऐड हो रहा है, यानी कि के माइनस वन ऐड हो रहा है ना। और मेरे को किसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए ये सिंगल इफ एल्स चलाना पड़ेगा,
ये सिंगल इफ एल्स कैसे चलाना पड़ेगा? ये सिंगल इफ एल्स चलाना पड़ेगा इफ फ्रीक्वेंसी डॉट फाइंड नम्स का जे नहीं, नम्स का देखना क्या, नम्स का आई प्लस के माइनस वन, ये वाला एलिमेंट, और यही चीज यहाँ पे लिख देंगे आई प्लस के माइनस वन। तो अब देखो मेरा हर बार पूरा फ्रीक्वेंसी काउंटर नहीं क्रिएट हो रहा है, मेरा सिंगल एलिमेंट इस इफ के अंदर सिंगल एलिमेंट रिमूव हो रहा है, और सिंगल एलिमेंट अगर जुड़ रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, ये चीज हो रही है ना। ये चीज करने के बाद अगर मैं अपने कोड को रन करके देखता हूँ, आई डोंट थिंक कि कुछ गलत किया मैंने, तो हाँ सही तो दे रहा है। बट रन टाइम उस वाले का देखो कितना था, 10 ms था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी काउंटर बार बार बन रहा था। मे बी इसका रन टाइम केवल ये एक ऑपरेशन हटाने से रन टाइम तो बढ़ गया। बढ़ कैसे गया, फिर से सबमिट मारते हैं तो, बट इससे एन की बड़ी वैल्यू में फर्क पड़ेगा। अभी पता नहीं क्यों नहीं कम हो रहा है, मे बी देर इज सम बेटर ऑप्टिमाइजेशन वी कैन डू, ये पेयर वगैरह ना यूज करके। बट स्टिल कल हम देखेंगे कि कल इस चीज की वजह से अंतर ज्यादा आएगा, क्योंकि अब मेरा देखना, मेरा लूप के अंदर केवल एक एक एलिमेंट के लिए काम हो रहा है, और बाकी काम मेरा लूप के बाहर हो रहा है। तो अभी फिलहाल मेरे को यही ऑप्टिमाइजेशन दिमाग में आ रहा है। बाकी इसको कल जो है थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, वो हम कल देखेंगे। और ये वेक्टर पेयर का कंस्ट्रक्शन भी हम मे बी कोई और एफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं। और और तो मुझे फिलहाल इसमें कोई ऑप्टिमाइजेशन दिख नहीं रहा है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगेन इसकी हमने निकाल ली, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n इंटू के लॉग के किसकी है, सॉर्टिंग की लग रही है, के साइज की विंडो को सॉर्ट करने की, और n टाइम्स या n माइनस के प्लस वन टाइम्स लूप चल रहा है। तो अगर हम उसको एक्सपैंड भी करेंगे, इक्वेशन को देखना, उसको एक्सपैंड भी करेंगे तो n माइनस के प्लस वन है मल्टीप्लाइड बाई के लॉग के होगा। तो इसको एक्सपैंड करने के क्या क्या टर्म्स बचेंगे, एक टर्म्स बनेगा n इंटू के लॉग के, ठीक है, के एक टर्म ये बचेगा, प्लस दूसरा टर्म क्या बचेगा, दूसरा टर्म बनेगा माइनस ऑफ के स्क्वायर या के इंटू लॉग ऑफ के, और प्लस के लॉग के, ठीक है। तो इसका एक्सपेंशन कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। बट इसमें भी हम किसी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर ऐसे फॉर्म में हो तो उसमें से सबसे बड़ा टर्म लेते हैं। तो मुझे पता है एन के से बड़ा होता है, तो यही वाला टर्म बड़ा है, तो एन इंटू के लॉग के इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने एडिशनल स्पेस क्या क्या यूज किया, एक अनऑर्डर्ड मैप यूज किया, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हम कितनी स्टोर करा रहे हैं, के स्टोर करा रहे हैं एक टाइम पे। तो इसका ऑर्डर ऑफ के हो गई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये तो खाली इफ एल्स है, ये भी खाली इफ एल्स है। इस वेक्टर की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, विंडो कितने साइज की विंडो बन रही है, जितनी यूनिक फ्रीक्वेंसीज हैं, यूनिक फ्रीक्वेंसीज कितनी है के, इसकी भी ऑर्डर ऑफ के हो गई। सॉर्टिंग के लिए एडिशनल स्पेसेस मान लेते हैं कि हम इन प्लेस सॉर्ट कर रहे हैं, तो नहीं रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ओवरऑल अभी तक हमारी ऑर्डर ऑफ के चल रही है। इसमें क्या हुआ, इसमें केवल दो कांस्टेंट्स क्रिएट हुए, कोई एरे या वेक्टर तो क्रिएट नहीं हुआ, तो इसकी भी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं है, ठीक है। तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ के हो गई इस केस में, क्योंकि मैं के यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करा रहा हूँ। एक बार जल्दी से इंटरव्यू वाली चीज को डिस्कस कर लेते हैं, काफी लंबा वीडियो हो गया, बट इस क्वेश्चन का टैग इजी नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। दिस इज हाईली अ मीडियम लेवल क्वेश्चन, क्योंकि काफी डेटा स्ट्रक्चर्स इसमें यूज हो रहे हैं, और अगर कल इसका फॉलो अप आता है तो और ज्यादा होने वाले हैं। Sir, from the question provided to me, I have figured out the following things. First of all, describing the input, n is the length of the input, and k is the size of the subarray that we need to check every time we need a value for answer, and x is the number of most frequent elements, how many most frequent elements we need. And if there are less number of unique elements than x, then we simply need to return the sum of the array. That is what is being provided in the question. So when I see this question, one approach that immediately comes to mind is a sliding window, which means that I will take first k elements, and for every set of k elements, I need a frequency counter, right? So I will create a frequency counter, and then the most efficient approach to find k most frequent elements here would be to apply sorting to that frequency counter in descending order. So
the values first, means the number of occurrences first, and then if the number of occurrences match, I will apply, I will check the key then. So in this way I will sort my array in descending order, and then I will do the sum by taking the key, multiplying it by the value from that frequency counter. Because basically if I take 2 2 2 here, that is basically the same result as my frequency counter, which has stored 2 mapped with 3, which means 2 has occurred 3 times. So if I simply multiply 2 with 3, it will give me the same result 6 as of manually adding this. So I will sort that array, and I will do the following operation in frequency counter. Lastly, I would also like to mention that for every subarray, I will not create the complete frequency counter again, because it is a sliding window. What is going to happen is the when the sliding window moves, one element is added and one element is deleted. So I will reduce the frequency of the previous element and I will increase the frequency of the next element. However, I would need to create the vector and sort it again. So that is one thing I would do, that is not creating the complete frequency counter again, but just adding and removing one single value each time I traverse. The time complexity of this approach, as I can see, is the outer loop is running n minus k plus 1 times, and inside the outer loop we have three separate operations: creating the frequency counter order of k, sorting the created this frequency counter, this takes order of k log k, and lastly traversing in this sorted list, which is again order of k. So I see that order of k log k is the most significant term inside of it, and outside the loop has n as the most significant value. So the overall time complexity becomes n times k log k. Talking of the space complexity, I can see that I have created a frequency counter 1 and then a sorted array. So both of these will have maximum of k unique elements. So my space complexity would be order of k. That is how I would approach the question. Thank you. तो कुछ इस तरह से हम कर लेंगे सिंपली. एक बार एडिटोरियल देख लेते हैं. हैश टेबल वही जो हमने किया, प्लस सॉर्टिंग वही जो हमने किया. ठीक है. हैश टेबल क्रिएट करी, सॉर्ट करी, फ्रीक्वेंसी डॉट बिगिन, फ्रीक्वेंसी डॉट एंड. ओके, तो इसने ग्रेटर यूज किया इंट इंट में. ओके, इसमें ग्रेटर मेरे को पढ़ना पड़ेगा कि ग्रेटर इसमें एग्जैक्टली करता क्या है, बट बेसिकली वही उसको सॉर्ट किया होगा कुछ करके, है ना. और ये क्या किया हुआ है, पेयर क्रिएट किया हुआ फ्रीक्वेंसी का, की वैल्यू में ट्रेवर्स किया काउंटर में, और फ्रीक्वेंसी डॉट एम्प्लेस बैक वैल्यू और की. एम्प्लेस बैक भी कोई फंक्शन है जो मुझे नहीं पता, ये भी पढ़ना पड़ेगा. और जी इक्वल टू, फिर लास्ट में तो वही किया, सब में फ्रीक्वेंसी इनटू फ्रीक्वेंसी का फर्स्ट इनटू फ्रीक्वेंसी का सेकंड ऐड कर दिया और आंसर में पुश बैक कर दिया. ठीक है, तो सिमिलर ही अप्रोच है. कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस अगेन ऑर्डर ऑफ n into k log k. Time to enumerate all the subarrays is order of n, and each subarray takes k log k time for sorting and computing. ठीक है. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ k. क्यों है ऑर्डर ऑफ k, n क्यों नहीं है? दिस इज द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर हैश टेबल एंड एरेज. मैं कभी भी पूरे एरे के साइज का कुछ नहीं बना रहा हूं, मैं विंडो के साइज का ही बना रहा हूं. मान लो 20,000 साइज का एरे और 10 साइज की विंडो चाहिए, तो मेरे को 10 साइज का फ्रीक्वेंसी काउंटर और 10 साइज की विंडो के लिए 10 साइज का वेक्टर बनाना है. कभी भी मुझे 20,000 साइज का कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, इसलिए ऑर्डर ऑफ के है, ना कि ऑर्डर ऑफ एन. आई होप दैट मेक्स इट क्लियर. एंड विद दैट आज का क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व. और कल होपफुली अगर इसका फॉलो अप आता है तो मे बी हीप या कोई और एडिशनल डेटा स्ट्रक्चर यूज करना पड़े. बट एज ऑफ नाउ, बाय बाय, हैव अ गुड डे.